अभी I have started the recording. I have started recording from now. Thanks for reminding me. पार्ट 1 का G3 देखिए क्या है, एंड पार्ट 2 का F6। देखो पहले पार्ट 2 का F6 बता देता हूँ मैं तुम्हें। वो क्या बोल रहे हैं कि एक थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है F, ठीक है, और इसकी पूरे की अपर्चर डायमीटर क्या है बेटे, D इसकी अपर्चर डायमीटर, राइट। अब क्या है, लेंस पे आने वाली जो रेज हैं they will get converge at the focus। F डिस्टेंस पे ये रेस कन्वर्ज हो जाएंगे, यही फोकल लेंथ का मतलब होता है। अब देखो ध्यान दो कि हमसे कह रहे हैं कि हमने क्या किया, D/2 डायमीटर तक के हिस्से को हमने कवर कर दिया एक ब्लैक पेपर से। कितने, D/2 तक। तो टोटल एरिया ऑफ लेंस जो है, टोटल एरिया, उसको अगर मैं पाई डी स्क्वायर कहूँ तो जो एरिया मैंने कवर कर दिया वो कितना है, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो अभी जो एरिया बचा हुआ है वो कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर माइनस पाई डी स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3/4 पाई डी स्क्वायर। अब रेज इस पर आकर के गिर रही है, तो देखो होगा क्या बेटे, ये जो पाई डी स्क्वायर बाई 4 वाला पार्ट पे जो रेज गिर रही है वो ब्लॉक हो जाएंगे और सिर्फ इतने पार्ट से ही रेज आगे जा पाएंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, इस वाले पार्ट पर जो रेज इंसिडेंट हो रही थी पहले, वो एफ पे ही जाके फोकस हो रही थी, तो अभी भी ये रेज क्या होगा, एफ डिस्टेंस पे ही जाकर के फोकस होंगे। बस अब ये फर्क हो जाएगा कि पहले जितनी रेज फोकस हो रही थी अब उतनी रेज यहाँ पे फोकस नहीं हो रही है, थोड़ी कम रेज फोकस हो रही है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ तो एफ ही रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी है ना, वो कम हो जाएगी। और इंटेंसिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि पावर ही कम हो गई, यहाँ से आने वाली लाइट की एनर्जी ही कम हो गई। कितनी एनर्जी कम हो गई, वो एरिया के प्रोपोर्शन में एनर्जी कम हो जाएगी। तो एरिया जो ट्रांसमिटिंग एरिया है अब वो पहले के कंपैरिजन में 3/4 रह गया है, तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया भी 3/4 ही रह जाएगी। तो मतलब अब हम बोल सकते हैं कि न्यू इंटेंसिटी विल नाउ बी 3I/4। न्यू इंटेंसिटी जो होगी वो 3I/4 की। और बोलिए भाई, और क्या डाउट। पार्ट 2 का, पार्ट 1 का G3, पार्ट 1 का जी, देखिए ये क्या है, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं बेटे, इसमें बोल रहे हैं कि convex surface of a thin concave or convex lens of glass of refractive index 1.5 has radius of curvature 20 सेंटीमीटर। convex वाले की रेडियस 20 है और concave वाले की 60 है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हमें दिया हुआ। ये ऐसा है। कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 20 सेंटीमीटर। और कॉनकेव की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 60 सेंटीमीटर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 पॉइंट। The convex side is silvered and placed on a horizontal surface as shown in figure. Where should a pin be placed on the axis so that its image is formed at the same place itself? अब देखो क्या है, बेसिकली इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं बेटे? इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव मिरर। इस तरह से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। और क्योंकि मिरर कॉनकेव है तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ ऑफ मिरर हो जाएगी -20/2, दैट इज -10 सेंटीमीटर। और लेंस की फोकल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम लिख लें 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू 3/2/1, 1.5/1 -1 इंटू 1/r1। ऊपर वाले सरफेस का नेगेटिव रेडियस लेंगे तो 1/r1 -1/r2, उसको भी नेगेटिव ही लेंगे तो -20 हो जाएगा। तो 1/fl हो जाएगा 3/2 -1 मतलब 1/2। और ये बेसिकली हमको क्या करना है? 1/20 -1/60। 60 एलसीएम ले लें, 3 -1, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें? इक्विवेलेंट ऑफ लेंस एंड मिरर वाला फॉर्मूला लगा दें। तो 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm -2/fl। ऐसा हम करेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर को हम रख देंगे -10, -2 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ लेंस, उसको रख देंगे 60। तो -1/10 -1/30, और इधर से हम 30 एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा? -3 -1। तो एफ इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे? एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी -30/4, मतलब -15/2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, इट इज एक्टिंग लाइक अ कॉनकेव मिरर। व्हाई कॉनकेव? बिकॉज फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी नेगेटिव। और फोकल लेंथ क्योंकि मैग्नीट्यूड 15/2 है, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। अगर 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट को हम मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसकी इमेज वापस ऑब्जेक्ट पर ही बन जाएगी। ऑब्जेक्ट को अगर हम 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं तो उसकी जो इमेज है वो वापस क्या होगा? वहीं पर बन जाएगी। तो आंसर इसका 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट और भी है, दिस इज पार्ट ए। बाकी वाला पार्ट क्या कहता है बेटे? बाकी वाला पार्ट कहता है कि if the concave part is filled with water, find the distance through which the pin should be moved so that image of the pin again coincides with the pin। हमने क्या किया, जो कॉनकेव वाला पार्ट था
उसमें पानी भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ठीक है, तो देखो अगले पेज पे देखते हैं इसको। कुछ ऐसा हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, वी हैव फिल्ड वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 4/3, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2। रेडियस तो वही रहेंगी 20 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर, और नीचे वाली सरफेस को हमने रिफ्लेक्टिंग बना दिया। अब देखो, अब हमारे पास क्या हो जाएगा इस पूरे सिस्टम में, दो तो हो जाएंगे लेंस। एक हो गया कैसा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, फिर बाकी एक हो जाएगा वही कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा क्या, एक कॉनकेव मिरर। दो लेंस और एक मिरर से मिलके ये बना गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 4/3, इसका 3/2। अच्छा, अब देखो इस वाले लेंस की तो फोकल लेंथ अलग से हमें पता ही थी, पिछले पार्ट में अपन ने कैलकुलेट करी थी। वो कितनी आई थी, 60 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ आई। तो उस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले लेंस की फोकल लेंथ हम अलग से पता कर लेते हैं। उसको 1/FL' अगर मैं कहूँ तो वो हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1 इंटू 1/R1 -1/R। तो ये क्या आ जाएगा, 4/3 - 1 इज 1/3 इंटू 1/20। तो ये भी 1/60 आ रहा है। तो अब जब हम F इक्वलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, 1/FM -2/FL, तो ये जो 1/FL लिखा हुआ है, 2 × 1/FL लिखा हुआ है, उसको 1/FL1 प्लस 1/FL2 ऐसा कर देंगे, है ना। मतलब ये लेंस भी दो लेंसेस से मिलके बना हुआ है, तो उन दो लेंसेस की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ यहाँ पे रखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ मिरर जो है वो तो -30 है ही सही, -2 इंटू 1/60 प्लस 1/60, तो ये कितना हो जाएगा, -1/30। 1/60 प्लस 1/60 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/60। 2/60 मतलब 1/30, तो -2, ये हो गया -3/30, यानी -1/10। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अब कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, एंड ऑफ कोर्स रेडियस उसका ट्वाइस हो जाएगा मिरर के लिए, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो अभी ऑब्जेक्ट को मुझे कहाँ पे रखना है, 20 सेंटीमीटर पे रखना है, तो जाकर के उसकी इमेज वापस ऑब्जेक्ट से ही कोइंसाइड करेगी। अच्छा, पहले कहाँ पे रखना था बेटे, पहले 15 सेंटीमीटर पे रखना था, अभी 20 सेंटीमीटर पे रखना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितना शिफ्ट करना पड़े, है ना। इफ यू रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, find the distance through which the pin should be moved so that the image of the pin again coincides with the pin। तो क्या है, अब क्योंकि रेडियस जो है वो 20 हो गई है, पहले 15 थी, तो पहले हमने 15 पे रखा हुआ था, अब मुझे 20 पे रखना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर पे शिफ्ट करना। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes.
सर 5 सेंटीमीटर हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? हाँ बेटा, आपकी आवाज नहीं, एक बार फिर से बोलना, क्या बोल रहे हैं? सर अभी हम्म। आई 5 सेंटीमीटर जो हमने आंसर निकाला है वो हम किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं? 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की पहले वाली पोजीशन के रिस्पेक्ट। मतलब ऐसे देखो कि ये जो सिस्टम हमें दिया हुआ था, उस सिस्टम से मैंने कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को पहले रखा हुआ था। इट्स इनिशियल पोजीशन वाज 15 सेंटीमीटर, है ना? तब जाकर के उसकी इमेज वापस ऑब्जेक्ट से ही कोइंसाइड कर रही थी। अब हमने क्या किया, अब मैंने उसको 20 सेंटीमीटर पे लेके चला गया। ठीक है, तो कितना शिफ्ट किया मैंने उसको, कितना डिस्प्लेस किया, कितना डिस्टेंस से मूव किया, तो यही डिस्टेंस तो मूव किया। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और उसकी बाद वाली पोजीशन के बीच में गैप। ओके सर। ओके, और बोलो बेटे। पार्ट 2 का E4। देखो बेटा, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक हेमिस्फेयर। ठीक है, और इस हेमिस्फेयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 3/2 है। और इस पर हमने क्या किया, एक नैरो बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट किया। ठीक है, पैरेलल टू इट्स एक्सिस है। देखो, हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। इंफिनिटी से आने वाली रेज इस तरह की होंगी, तो ये उसकी इमेज कहाँ पे बनाएगा वो अपन पता कर लेते हैं। और इमेज फॉर्मेशन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, n1 को लेंगे 1 और n2 को लेंगे 3/2। तो होगा n2/v, n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। तो आ जाएगा 3/2v इज इक्वल टू 1/2r। v बराबर आ जाएगा किसके, 3r। अब v 3r के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो कर्व सरफेस है वो इन रेस को 3r वाले पॉइंट की तरफ बेंड कर देंगे, कुछ ऐसे बेंड कर। इस 3r वाले पॉइंट की तरफ बेंड कर, मतलब ये जो पूरी डिस्टेंस आ रही है, ये कितनी आ रही है,
3 इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा पैरेलल बीम था वो कन्वर्जेंट बीम में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जेंट बीम में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, उसकी जो डायमीटर है वो जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है उसकी बीम की डायमीटर कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पर बीम की डायमीटर डी थी, ठीक है, तो आगे जाता जा रहा है तो ये डायमीटर कम होती जा रही है। कम होते होते वो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि जब ये प्लेन सरफेस पे पहुंचेगा तो उसकी डायमीटर क्या हो जाएगी। जब ये कहाँ पहुंचेगा, प्लेन सरफेस पे पहुंचेगा, तो इसकी डायमीटर क्या हो जाएगी, ये हमें पता करना है। डी डैश की वैल्यू हमें पता। अब ये कैसे पता करेंगे, देखो सिमिलर ट्राइंगल्स पता कर लेते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको A B C D, तो ट्राइंगल PAB is similar to triangle PCD। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटे, AB डिवाइडेड बाई CD, इसका रेशो कितना आ जाएगा, ध्यान दो ये पूरी डिस्टेंस 3R है और ये वाली जो रेडियस है वो R है, तो PAB ट्राइंगल की हाइट को 2R लिख सकता हूँ और PCD ट्राइंगल की हाइट जो है वो 3R हो जाएगी। तो बेसिकली D डैश अपॉन D की वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो D डैश को कितना लिखेंगे, 2D/3 के बराबर ये D डैश की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बेटे? यस सर। पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर बांध करके इमेज पता लगा लिया कि इमेज कहाँ पे बन रही है। देखो ये पॉजिटिव आ गया, V पॉजिटिव आ गया। V पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, कन्वर्जिंग बीम बन गया है ये, है ना, आगे इमेज बन रही है, जिधर इंसिडेंट रेज आ रही है उसी साइड पे इमेज बन रही है और कर्व सरफेस से 3R डिस्टेंस। फिर उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल लगा करके हमने सरफेस पर जाके बीम का डायमीटर कितना रह जाएगा वो पता कर। और बोलो, और आगे क्या डाउट है? बाकी हो गए, अब आगे पढ़े अपन। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, है ना। देखो एक सवाल ये लेंस एंड मिरर कॉम्बिनेशन का मैं और कराता हूँ तुमको। इस तरह का मान लो हमें दिया हुआ है कुछ ऐसा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is made up of glass of refractive index 3/2 and its focal length is 20 centimeters. And its focal length is 20 centimeters. What will be its focal length if part 1, its plane surface
is silvered and part 2, its curved surface is silver. प्लेन सरफेस सिल्वर कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, कर्व्ड सरफेस सिल्वर कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ये हमें पता लगाना। अब देखो बेटे कैसे इसको करेंगे हम। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये लेंस हमें, और इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, और इसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या किया, पहले पार्ट में बोल रहे हैं कि इसकी प्लेन सरफेस को हमने सिल्वर्ड कर, कुछ ऐसा। अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या है, इट कैन बी ट्रीटेड एज combination of a plane mirror and a plano-convex lens. प्लेन मिरर एंड प्लेनो-कॉन्वेक्स लेंस, इनके कॉम्बिनेशन की तरह से इसको मान सकते हैं। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1/fm -2/fl। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट, -2/fl। व्हाट इज fl? दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, -2/20 यानी -1/10। तो f इक्विवेलेंट को रख देंगे कितना, -10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है बेटे?
अब देखो इस वाले पार्ट के लिए क्या है, हमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का कोई यूज नहीं आया, लेकिन अगला पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज आएगा। कैसे? देखो सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, इसका हमने स्फेरिकल सरफेस को सिल्वर्ड कर, तो ये कैसा हो जाएगा बेटे? ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और साथ में है क्या, एक कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटे, अब ध्यान दो कि जो इस सरफेस की रेडियस होगी वही इसकी भी रेडियस होगी। तो मैं पहले क्या करूं, जो मेरे को लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, इसकी मदद से आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 by focal length of lens is equal to n-1 into 1/r1 minus 1/r2। ये फॉर्मूला पहले लगा दें तो क्या आ जाएगा, n-1 यानी कि 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 इंफिनिटी माइनस 1/r2, तो माइनस r 1/20। 3/2 माइनस 1 इज 1/2 इंटू 1/r। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर r की वैल्यू। r आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। अब 1/f इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं, 1/fm माइनस 2/f। अब देखो ये जो मिरर बन रहा है ये कॉनकेव मिरर मिल रहा है, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और मैग्नीट्यूड उसका r/2 के बराबर होगा, तो उसको लिख देंगे -5। 10/2 और एक माइनस लगा दिया, -2/fl। fl कितना दिया हुआ है बेटे हमको, 20 दिया, तो हो जाएगा -1/5 -1/10। तो यहाँ से 10 एलसीएम ले लें, -2 -1। तो सेकंड वाले केस में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगी वो -10/3 सेंटीमीटर के बराबर। -10/3 सेंटीमीटर के बराबर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की। ये समझ में आया बेटे, दोनों पार्ट समझ में आया? सर ये सेकंड पार्ट नहीं समझा। सेकंड पार्ट नहीं समझा? क्या नहीं समझा बेटा इसमें? देखो हमने क्या किया, ये इस वाले को ये डायग्राम समझा, ये जो हमारा, जब हमने कर्व पार्ट को सिल्वर कर दिया है तो इसको मैं कैसे मान सकता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर, इसके कॉम्बिनेशन की तरह से मान सकता हूँ। ये वाली बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब जब इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हम लिखने जाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में मेरे को लेंस का फोकल लेंथ तो पता है कितना, 20 सेंटीमीटर। मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, मिरर का, क्योंकि कॉनकेव मिरर बन रहा है तो उसका फोकल लेंथ को -r/2 लिखूंगा। लेकिन रेडियस हमें डायरेक्टली दिया गया नहीं है,
अच्छा, कॉनकेव मिरर का रेडियस क्या होगा? जो लेंस के बाहर वाले कॉन्वेक्स साइड का रेडियस था, वही कॉनकेव मिरर का भी रेडियस हो जाएगा। ये दोनों रेडियस बराबर होंगे। तो अगर किसी तरह से ये वाला रेडियस पता चल जाए, तो वो यहाँ भी यूज आ जाएगा। अब ये वाला रेडियस पता लगाने के लिए हमने कहा कि साहब मेरे को लेंस का फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, तो अकेले इस लेंस के लिए मैं क्या करूं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं। उसमें एफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस पता है, एन पता है, प्लेन सरफेस की रेडियस इन्फिनिटी है वो पता है, तो दूसरे सरफेस की रेडियस आर पता लग जाएगी। ये बात समझ में आई? अब यहाँ पर प्लेन सरफेस का रेडियस तो इन्फिनिटी होता है, स्फेरिकल सरफेस का रेडियस हमने आर माना ही है, तो क्या हो जाएगा? पहले वाले सरफेस रेस को ऐसे इंसिडेंट होता हुआ मान रहे हैं, तो पहली वाली सरफेस की रेडियस हो जाएगी इन्फिनिटी, और दूसरे वाले की आर को सब्स्टिट्यूट करूंगा -r, क्योंकि इसका सेंटर इस तरफ है, तो ये नेगेटिव साइड है, और क्योंकि रेज राइट में जा रही है तो राइट साइड पॉजिटिव। ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, r1 को पुट कर दिया इन्फिनिटी, r2 को पुट कर दिया -r, तो इससे आपके पास r की वैल्यू पता चल गई 10। r10 पता चल गया, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी हो गई? -10/2 मतलब -5। ये पुट करके आंसर आ गया। ये बात समझ में आती है बेटा? हाँ सर। ओके, तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको इस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी? डिस्पर्शन। ठीक है, इस चैप्टर में देखो, अभी तक हमने दो फिनोमेना जो कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन हो जाते हैं उनके बारे में पढ़ा है। पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में दो तरह की सरफेस से रिफ्लेक्शन पढ़ा, प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। फिर रिफ्रैक्शन भी दो तरह की सरफेस से पढ़ा, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन। प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन में बीच में प्रिज्म भी आया, क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट भी आए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आया। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का ही एक और एप्लीकेशन क्या होता है? लेंस, जिसमें दो बार स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है। फिर लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन, और ये बातें अभी तक हमने पढ़ी। मेनली जो दो फिनोमेना जो लाइट के हमने पढ़े हैं, वो पढ़े हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब ये नई बात आ रही है, ये इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। देखो, डिस्पर्शन की अगर डेफिनेशन हम दें, तो ये बेसिकली क्या होता है? डे टू डे लाइफ में डिस्पर्शन हमें देखने को मिलता है कहाँ पर? जब रेनबो की फॉर्मेशन होती है, तो हमें डिस्पर्शन देखने को मिलता है। बेसिकली it is splitting of white light into its component wavelength. It is splitting of white light into its component wavelengths या component colors
अपॉन रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब व्हाइट लाइट का रिफ्रैक्शन हम कराते हैं तो क्या होता है, वो अपने कंपोनेंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाती है। और ये जो स्प्लिट होने का जो फिनोमेना है उसी को कहते हैं क्या, डिस्पर्शन। अच्छा, अब ये स्प्लिट क्यों होती है भाई व्हाइट लाइट? रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ा है, अभी तक तो स्प्लिटिंग की बात नहीं करी। ध्यान दो, अभी तक जो हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, टिल नाउ वी वर स्टडिंग रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या है, सिंगल वेव। टिल नाउ वी वर स्टडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब सिंगल वेवलेंथ। तो जब वो एक ही वेवलेंथ है तो उसकी तो क्या स्प्लिटिंग होगी, उसके अंदर और कोई एक्स्ट्रा वेवलेंथ प्रेजेंट ही नहीं, है ना। लेकिन व्हाइट लाइट में क्या होता है, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ मेनी वेवलेंथ्स, इनफाइनाइट वेवलेंथ्स, 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक सारी वेवलेंथ व्हाइट लाइट में प्रेजेंट होती है। अब ये स्प्लिटिंग होती क्यों है उसके बारे में अपन समझते हैं। तो उसका जो बेसिक कारण है वो ये है, समझना कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ ऑल wavelengths frequencies travel with same speed in vacuum or air, in vacuum or air of approximately 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। ठीक है, इस स्पीड से ये लगभग ट्रेवल करती सारी। इसका मतलब क्या है, वैक्यूम में या एयर में कोई हमसे कहे कि ग्रीन कलर की स्पीड क्या होगी, रेड की स्पीड क्या होगी, ब्लू की क्या होगी, येलो, कोई भी कलर हम ले लें, उन सबकी स्पीड बेसिकली क्या होगी, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको सी से रिप्रेजेंट, लेकिन इन अदर मीडियम्स, इन अदर मीडियम apart other than vacuum or air, electromagnetic waves
of different frequencies travel with different speeds. जैसे मान लो अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में क्या होगा बेटे, रेड रेड की स्पीड अलग हो, ग्रीन की अलग होगी, येलो की अलग होगी। अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा स्पीड रेड की, उससे कम ऑरेंज, उससे कम येलो, उसी ऑर्डर में स्पेक्ट्रम के ऑर्डर। ग्रीन, ठीक है। ऐसा होगा और ये ऑल दीज स्पीड्स विल बी ऑफ कोर्स लेसर देन सी, सी इन सबसे ज्यादा, ठीक है। लेकिन बात क्या है, मेन जो मुद्दा है जो अभी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ये है कि इन सबकी स्पीड पानी में अलग अलग है। रेड की स्पीड अलग है, ऑरेंज की अलग है, येलो की अलग है, ग्रीन की अलग है, ब्लू की अलग है, जबकि एयर या वैक्यूम में लगभग सब सेम स्पीड से चल रहे हैं। और सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की सबसे कम है। किसी भी मीडियम के लिए यही ऑर्डर फॉलो होगा। अब देखो अगर ऐसा है तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिफाइन किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हमने कैसे डिफाइन किया था, सी बाई, मतलब सी इज स्पीड ऑफ लाइट in vacuum and v is speed of light in the medium। ये हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम की बात कही। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट तो डिपेंड कर रहा है कौन सी लाइट की बात कर रहे हो। अब ग्रीन की अलग है, ब्लू की अलग है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो होगा हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम will be different for different colors। या डिफरेंट कलर्स मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वेवलेंथ। किसी भी जैसे अगर हम बात करें कि ग्लास की बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वॉयलेट के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा, इन सब के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, है ना।
और वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, तो जिसकी स्पीड सबसे कम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो क्या दिखाया था, लगभग इसकी वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ये होता है 1.52, ये है 1.50, ये है 1.48, ऐसा। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम का कोई एक वैल्यू नहीं होती कि सारे कलर के लिए वही वैल्यू चल रही है, ग्रीन के लिए कुछ और होगा, रेड के लिए कुछ और होगा, वॉयलेट के लिए कुछ कर, वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाँ लेकिन सबसे ज्यादा होगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस ऑर्डर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रेड के लिए सबसे कम, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा। इनफैक्ट एक साइंटिस्ट हुए कॉचीज, जिन्होंने क्या किया, वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिपेंडेंस को एक फॉर्मूला के टर्म्स में शो किया, n इज इक्वल टू a प्लस b बाई लैम्डा स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि एज लैम्डा इंक्रीजेस refractive index decrease. A and B are constants for a medium. किसी एक मीडियम के लिए A और B की वैल्यू जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। ठीक है। उसके लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, वॉयलेट के लिए किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। जैसे अगर पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड सबके लिए अलग अलग होगा। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा, रेड के लिए सबसे कम। कोई और मीडियम ले लो, ग्लास ले लो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा, रेड के लिए सबसे कम। ये हमेशा ये ट्रेंड फॉलो। अब अगर ऐसा है तो देखो रिफ्रैक्शन के दौरान क्या होगा, कंसिडर एन इंटरफेस विच सर सेपरेट, लेट्स से, हाँ बेटे बोलो। सर एक बार वो लास्ट में जो आपने फॉर्मूला बनाया वो कैसे बनाया वापस बताओ ना। नहीं, ये फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया, ये फॉर्मूला क्या है, इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉची। ठीक है। उन्होंने कहा साहब ये इस तरह का रिलेशन फॉलो करता है। ठीक है। इसका मतलब अभी हमारे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है ना। प्रूफ इसका होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑफ लाइट से आएगा। ठीक है। अभी ये फॉर्मूला बताने का पर्पस जो है वो ये है कि लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, ये बात हमें ध्यान रह जाए इस फॉर्मूले के थ्रू, है ना। लैम्डा डेनोमिनेटर में आ रहा है इसमें, तो लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और ए और बी कांस्टेंट्स होते हैं, किसी मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। पानी के लिए ए और बी की वैल्यू कुछ अलग होगी, ग्लास के लिए कुछ अलग होगी, ऐसा होगा। ठीक है। मतलब इसका कोई डेरिवेशन नहीं है अभी हमारे पास। और इस चैप्टर में इस फॉर्मूले का ज्यादा यूज भी नहीं आएगा, बस इतना यूज आएगा क्या कि लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है।
ये बात समझ में आई बेटे? हाँ सर। हाँ बेटे, ये समझ में आया, आगे चले। देखो क्या है, एयर और ग्लास के इंटरफेस पर मैंने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट, ठीक है। अब देखो ये व्हाइट लाइट है, इसमें क्या है, कई सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम तक काफी सारी वेवलेंथ इसमें प्रेजेंट है। तो क्या होगा, बिकॉज मेनी वेवलेंथ्स आर प्रेजेंट इन दिस, अब सबके सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम फॉर ऑल द वेवलेंथ्स, दैट इज आई। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबके लिए सेम, लेकिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग है। अब मैं स्नेल्स लॉ अगर लगाता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, 1 × sin I इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। तो साइन आर की क्या वैल्यू आएगी बेटे, साइन आई डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। नाउ साइन आई जो है वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन n ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ्स। इसका मतलब क्या है कि r will be different for different colors। अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए r की वैल्यू अलग अलग होगी। जिस वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सबसे ज्यादा होगा उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा वो सबसे कम आएगा। उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम आएगा, ठीक है। मतलब वॉयलेट, देखो नॉर्मल की तरफ तो सारी ही रेज बेंड करेंगी, बट क्या होगा, वॉयलेट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम आएगा। और रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आएगा वो सबसे ज्यादा है। देखो नॉर्मल की तरफ तो सभी रेज बेंड हुई है ना, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी बेंड हो गई, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो गई, उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम आया क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर वॉयलेट is maximum, implies angle of refraction for violet will be minimum।
उसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड इज मिनिमम, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड विल बी मैक्स। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वॉयलेट कलर के लिए है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रेड कलर, रेड लाइट, और इसके बीच में बाकी कलर्स होंगे सारे के सारे। अच्छा, और ये क्या होगा, ऐसे डिस्क्रीट लाइंस नहीं होंगी है ना, कंटिन्यूअस लाइंस होंगी। भले ही मैंने यहाँ पर डिस्क्रीट बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, ये हमें कंटिन्यूअस लाइंस मिलेंगी, क्योंकि वेवलेंथ कंटिन्यूअसली स्प्रेड है ना इन दिस रीजन, वेवलेंथ कंटिन्यूअसली स्प्रेड है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी मेरे को लाइट जो है वो इस रीजन में कंटिन्यूअस बीम ऑफ लाइट, लेकिन वो स्प्लिट हो चुकी है, डेफिनेटली वो क्या हो चुका है, स्प्लिट। तो ये जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो ये ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो रेड में डेविएशन इतना हुआ, दिस इज डेल्टा ऑफ रेड, और वॉयलेट में डेविएशन ये पूरा, दिस इज डेविएशन फॉर वॉयलेट। तो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, कौन सा एंगल बेटे, ये वाला एंगल, ठीक है। इस बीम का जो एंगुलर स्प्रेड हो गया है, इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्शन। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एंगल बिटवीन वॉयलेट एंड रेड। तो ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, इसको हम डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड ऐसा भी लिख सकते हैं, डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड। वॉयलेट में डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, रेड में डेविएशन सबसे कम। ये बात समझ में आ रही है बेटे। अच्छा, एक चीज और हम ध्यान दें कि ये जो हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्शन भी होता है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो एयर है और यहाँ पर ग्लास, मैंने क्या किया, लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया, व्हाइट लाइट को कैसे इंसिडेंट कर दिया बेटे, नॉर्मली। नॉर्मली इंसिडेंट करने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस को 0 डिग्री रख दिया। अब अगर हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 × साइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। तो यहां से आप देखोगे तो साइन आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही 0 आ जाएगा। तो ये रे, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की कुछ भी वैल्यू रखें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 ही आने वाला है। इसका मतलब ये लाइट रे क्या होगा, ऐसे सीधी, ऑल कलर्स विल पास थ्रू स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन नहीं हो रहा। रिफ्रैक्शन इज नॉट अकम्पनीड बाय डिस्पर्शन। तो एक तो कब रिफ्रैक्शन के साथ डिस्पर्शन नहीं होगा बेटे, जबकि क्या है, व्हाइट लाइट को आप यूज कर रहे हो लेकिन नॉर्मली इंसिडेंट करवा दिया। अच्छा, एक केस और है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि डिस्पर्शन नहीं होगा, कब, जबकि व्हाइट लाइट को मैंने इंसिडेंट करवाया है लेकिन डेंसर मीडियम से इंसिडेंट करवाया। व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम, और ऐसे एंगल पे मैंने इंसिडेंट करा दिया कि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा। अच्छा ध्यान दो, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल होगा साइन इनवर्स 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स। तो इसका मतलब क्रिटिकल एंगल भी सबका अलग अलग होगा, रेड का क्रिटिकल एंगल अलग, वॉयलेट का अलग, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है, क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज मिनिमम, किसके लिए मिनिमम होगा बेटे, इज मिनिमम फॉर विच कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किस कलर के लिए मिनिमम है, किस कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिनिमम है बच्चों, फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, रेड, रेड के लिए मिनिमम, राइट। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम फॉर रेड, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए आएगी, रेड के लिए। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड से भी ज्यादा हो जाए, अगर रेड के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन critical angle of all the colors. I is greater than critical angle of all the colors. इसका मतलब क्या है, condition of total internal reflection is satisfied for all the colors. और रिफ्लेक्शन का लॉ तो क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, तो सारे के सारे कलर्स आई एंगल पे ही रिफ्लेक्ट होंगे, तो व्हाइट लाइट जो रहेगी वो व्हाइट लाइट ही रह जाएगी। तो इस केस में भी क्या होगा, नो, इस केस में तो हालांकि क्या है, रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा, नो रिफ्रैक्शन एंड नो डिस्पर्शन, नो रिफ्रैक्शन एंड नो डिस्पर्शन। ये बात समझ में आती है बेटे, ये बेसिकली डिस्पर्शन का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात, डिस्पर्शन होता क्या है, splitting of white light into its component wavelength upon refraction is called as dispersion. डिस्पर्शन होता क्यों है, डिस्पर्शन होता इसलिए है कि
बेसिक रीजन इसका डायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम वैक्यूम एंड एयर, बाकी कोई भी मीडियम में लो, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होता है। ग्लास की अगर बात करूं तो मटेरियल सेम है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होगा, रेड के लिए सबसे कम होगा। लैम्डा के इनवर्स रिलेशन के साथ ही चलता है, n इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, लैम्डा बढ़ता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा। अब क्योंकि अलग अलग मीडियम का लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग लैम्डा के लिए अलग है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब लाइट एयर से उस मीडियम में एंटर करती है, तो जब मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, भले ही व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई, सारे के सारे कलर सेम एंगल पे इंसिडेंट हुए, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद वो सब के सब क्या होगा, अलग अलग एंगल पर रिफ्रैक्ट होंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का या वाटर का जिस भी मीडियम में जा रहा है वो अलग अलग कलर के लिए अलग। तो ये डिस्पर्शन का रीजन हो गया। अब डिस्पर्शन से रिलेटेड पैरामीटर्स क्या कैलकुलेट करवाए जा सकते हैं हमसे, एंगल ऑफ डिस्पर्शन पूछा जा सकता है। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या हो जाएगा, जैसा हमने देखा है, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा, रेड का डेविएशन सबसे कम, तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हो जाएगा डेविएशन फॉर वॉयलेट माइनस डेविएशन फॉर रेड। ये ऐसा एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है बेटे। अच्छा, क्या रिफ्रैक्शन के साथ हमेशा डिस्पर्शन होना जरूरी है क्या, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है तो देखो, एक तो इस तरह के केस में कोई डिस्पर्शन नहीं होगा जबकि नॉर्मली इंसिडेंट हो गया। ठीक है, दूसरा क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कुछ भी वैल्यू पुट करो, आर भी जीरो ही आएगा। एक इस तरह का केस है, इसमें क्या है, ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होने की वजह से क्रिटिकल एंगल भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, एयर और ग्लास की बात कर रहे हैं, तो इस इंटरफेस के लिए किसी क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n ऑफ ग्लास। एन ऑफ ग्लास वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा, और रेड के लिए एन ऑफ ग्लास सबसे कम है, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाए कि वो क्रिटिकल एंगल ऑफ रेड से भी ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, टीआईआर की कंडीशन सारे कलर के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, सबके सब कलर्स का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा सबके लिए, आई इज इक्वल टू आर होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो सिंपली ये कहता है, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है, तो सारे के सारे कलर सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऐसे केस में भी क्या होगा, भले ही दो मीडियम के इंटरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुई है, लेकिन अपने को कोई डिस्पर्शन दिखाई नहीं देगा। वो बात अलग है कि इसमें रिफ्रैक्शन भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन से रिलेटेड कुछ बात है, बाकी इसको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अपनी कल भी एक लेक्चर है ना, कल हम लोग का लेक्चर है क्या एक? यस सर। ओके, तो कल वाले लेक्चर में हमारा होमवर्क क्या रहेगा, हमको क्या डिस्कस करना है, एक्सरसाइज 2 का हमको डिस्कस करना। अच्छा, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 डिस्कस करना है बेटा। ये होमवर्क लिख लो, ये सब लोगों को करके लेके आना ही है भाई कल, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1, ये कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अपन। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 3 एंड एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। ठीक है बेटे।
फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सर नोट्स हाँ बेटे, हाँ नोट्स, सॉरी नोट्स भेज रहा हूँ तुमको। वेट वेट। हाँ बेटा भेज दिया मैंने।